दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत की जिंदगी पर आधारित है जिसे खुद औरत होते हुए भी औरत जात से नफरत थी, जो अपनी बहू से एक पोता पाने की जिद में बहुत सी साजिशें करती है और फिर अंजाम वो होता है जिसके बारे में सोचते हुए भी रूह कांप उठे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मुझे शुरू से ही बेटियों से नफरत थी। मेरी अपनी बेटियां भी मेरा प्यार कभी ना पा सकी। मैंने कभी भी उनसे मोहब्बत से बात नहीं की और जब वो बड़ी हुई तो जल्द ही उनकी शादी कर दी। मेरा एक ही बेटा था और उसी में मेरी जान बसती थी। मेरे बेटे की पत्नी, जिसकी शादी हुए अभी 5 साल ही हुए थे, 5 सालों में 3 बेटियां पैदा कर चुकी थी। मुझे बेटियों से नफरत थी। मैं चाहती थी कि अब की बार बेटा पैदा हो। बहू जब गर्भवती हुई, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, मगर डॉक्टर ने हर बार की तरह इस बार भी यही खबर सुनाई कि मेरी बहू एक लड़की को जन्म देने वाली है। इस खबर ने मुझे इतना मायूस कर दिया कि मैं बता नहीं सकती। घर आकर मैंने बहू से बोल चाल बंद कर दी। रात भर सोचती रही कि इस समस्या से कैसे पीछा छुड़ाऊं। सुबह हुई तो मैं सुबह 4 बजे ही जाग गई और फिर अंधेरे में ही अपनी दोस्त उर्मिला से मिलने चली गई। उर्मिला का घर मेरे घर से कम 10 किलोमीटर दूर था। वो मेरी बचपन की सहेली थी, मगर उसके पास मैं क्यों जा रही थी ये मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं वहां जाकर उर्मिला से मिली। वो मेरे सुबह सुबह उसके घर आने पर हैरान रह गई। हालचाल पूछने के बाद मैंने उसे सारी बात बता दी। रात भर अपनी बहू की खबर की वजह से सो भी नहीं सकी। तुम मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब उर्मिला ने मुझे एक ऐसा हल बताया जिसे पूरा करने के लिए मैं बेचैन हो गई। उसने कहा कि अगर मैं अपने घर में बेटे की किलकारियां सुनना चाहती हूँ और अपना पोता देखना चाहती हूँ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं और अपनी इस बहू से बेटे की किसी भी तरह तलाक करा दूं, क्योंकि एक औरत के नसीब में बेटा हो या ना हो, दूसरी औरत के नसीब में जरूर होता है। ये बात सुनकर मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही। पोते के बारे में सोचते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। दोपहर तक मैं घर आई। मेरी बहू परेशान थी कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में चली गई। मैंने बहू से बातचीत भी नहीं की। बिमला, मेरी कामवाली, मेरे पांव दबाने आई तो उसने मुझसे पूछा, मालकिन आप कहाँ गई थी आज? मैं उससे कुछ ना छुपाती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि अपने बेटे की दूसरी पत्नी तलाश कर रही हूँ। इस पर बिमला बाई की आंखें खुली की खुली रह गई। और छोटी मालकिन का क्या होगा? उसने डरते डरते पूछा। अरे उसे क्या होना है, उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी ताकि अपनी गोद में पोतों को खिला सकूं। मेरी बात पर बिमला ने दुखी होकर इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से बोली, मालकिन आप थोड़ा सब्र करें। मुझे लगता है कि छोटी मालकिन इस बार बेटा ही जन्म देगी। मेरा तो तजुर्बा कुछ और ही बताता है। अब की बार तो इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, बात बात पर नाराज हो जाती है। ऐसा तो सिर्फ बेटे के वक्त ही होता है। बिमला की बात पर मैं कैसे यकीन करती, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बार भी मेरी बहू बेटी ही पैदा करेगी। मैंने बिमला बाई को डांट कर कमरे से बाहर भगा दिया और अपनी आने वाली बहू के बारे में सोचने लगी। ये काम भी उर्मिला के बिना मुमकिन नहीं था। अगले दिन मैं सुबह उठी तो घर में बिल्कुल खामोशी थी। मेरा बेटा ऑफिस चला गया था और बिमला भी काम पर नहीं आई थी। तब मैं बहू के कमरे में गई। देखा तो वो अखबार पढ़ रही थी। मैंने उसे आवाज दी और नाश्ता बनाने को कहा, मगर उसने जैसे मुझे सुना ही ना हो। इस बात पर मैं दिल ही दिल में तिलमिला कर रह गई। मैंने सोच लिया कि जल्द ही इसका इलाज करके रहूंगी। कम से कम मेरे बेटे की दूसरी पत्नी वो मेरी सेवा तो करेगी। इसलिए मैं उर्मिला से मिलने जा रही थी ताकि आज लड़की के बारे में बात पक्की कर लूं। मैं उर्मिला से मिलने पहुंची तो उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की को जानती है, जो कि उससे अगले गांव में रहती है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। एक चाची है जो उस लड़की को पाल पोस कर थक चुकी है। वो अब उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। वो लड़की तुम्हारी खूब सेवा करेगी, तुम्हारे आगे चूं तक नहीं करेगी। उर्मिला की बात सुनकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। बहू को अब सबक सिखाने का समय आ गया था। उर्मिला के साथ मिलकर मैं उस लड़की के घर गई। देखा तो वो वाकई बहुत ही कम उम्र और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी।
मेरे दिल ने गवाही दे दी कि मेरा बेटा तो इसे देखते ही इस पर फिदा हो जाएगा और अपनी पहली पत्नी को भूल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बात पक्की की और अपने बेटे की नौकरी के बारे में बताया और उर्मिला के साथ ही घर वापस आ गई। उर्मिला आज काफी दिनों के बाद मेरे घर आई थी। मैंने उसकी खूब सेवा की, बहू को उसके लिए चाय पानी लाने को कहा। खैर, उसने मेरी बात मान ली, लेकिन जब वो चाय लेकर आई तो दबे दबे कदमों से वो खिड़की के पास खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। शायद बिमला बाई ने हमारे आने से पहले ही उसे इस बात की खबर दे दी हो कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की का रिश्ता ढूंढ रही हूँ और उससे तलाक कराने की साजिशें कर रही हूँ। बस ये सुनना था कि मेरी बहू ने आसमान सर पर उठा लिया। उसने ऐसा तूफान मचाया कि मैं खुद भी डर गई। अब तो उसने मुझे ये धमकी भी दे दी कि वो अपने भाइयों से कहकर मेरे बेटे को सीधा करवा देगी और ये भी कि वो अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी, बल्कि अपने घर जाकर ही दम लेगी या फिर मेरे बेटे को लेकर अलग घर में रहेगी, क्योंकि मैं उसका घर उजाड़ना चाहती हूँ। बहू की ये बातें सुनकर मेरा दिल खट्टा हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि बात इस कदर बढ़ जाएगी। शाम को बेटा घर आया। उसने जब ये बातें सुनी तो वो भी मुझसे ही झगड़ने लगा। माँ, जब मुझे बेटियां पसंद है तो आपको क्या दिक्कत है? मेरी औलाद है, मैं उन्हें चाहता हूँ। ऊपर वाले से कुछ तो डरो। बेटे की बातें सुनकर भी मैंने अपना इरादा नहीं बदला था। बेटे, मुझे भी तुम्हारी औलाद देखनी है। मैं लड़की नहीं, मैं अपने घर में पोते देखना चाहती हूँ। मेरी बात पर मेरे बेटे ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। माँ, मैं इन सब से तंग आ गया हूँ। बेटे की बातों से भी मुझको बहुत दुख हुआ। मैंने जब उर्मिला से बात की तो उसने मुझे एक ऐसी तरकीब बताई जिसे सुनते ही मेरी रूह कांप गई, मगर फिर उसके समझाने पर मैं तैयार हो गई। मगर ऐसा करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे उर्मिला ने बताया कि मैं अपनी बहू को ही ठिकाने लगा दूं। इससे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाली बात हो जाएगी और तुम बिना किसी हंगामे के दूसरी लड़की ब्याह कर ले आओगी। इस बात का सोचते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहू मेरी 3 बेटियों की माँ थी, मगर कभी कभी इंसान की ख्वाहिशें उसे खुदगर्ज बना देती है और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। इस रात मेरा बेटा घर नहीं था, इसलिए मैं अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी। अब मैं बिमला बाई पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब मेरी बहू सोने के लिए अपने कमरे में चली गई तो बिमला बाई उसके लिए पानी लेने किचन में आई। उसे देखकर मैं भी किचन में आ गई। बेटी, जाकर आंगन के पेड़ से ताजा नींबू तो तोड़ लो, सीने में बहुत जलन हो रही है। मैं अभी काढ़ा बनाकर पीऊंगी तो जरा आराम आ जाएगा। मेरी बात पर बिमला बाई आंगन में गई और मैंने पीछे से पानी में वो दवा मिला दी जो मुझे उर्मिला ने अपनी बहू को ठिकाने लगाने के लिए दी थी। पानी में वो दवा डालकर देखा तो उसका रंग कुछ गादला सा हो गया। कहीं मेरी बहू को शक ना हो जाए, ये सोचकर मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। मगर फिर इतने में बिमला बाई आ गई और आते ही पानी का गिलास लेकर वापस चली गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने अब क्या होगा। बड़े से बड़ा मुजरिम भी अगर जुर्म करता है तो उसके हाथ तो कांपते ही हैं। और फिर मैं तो ये काम पहली बार कर रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट पर करवट बदल रही थी कि मेरी बहू के कमरे से शोर की आवाज आना शुरू हुई। ये बिमला बाई की आवाजें थी जो चीख चीख कर अपनी मालकिन की मौत का मातम मना रही थी। ये सुनते ही मैंने भी अपना नाटक शुरू कर दिया। चीखती चिल्लाती और शोर मचाती बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाय, मेरी बहू मर गई। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर भरपूर वार किया। मैं इस वार को सह नहीं सकी और जमीन पर जा गिरी। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। भगवान जाने मैंने कितने दिनों बाद आंखें खोली, ये तो मैं नहीं जानती। मेरे दिमाग में अलग अलग सोचें आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस समय कहाँ हूँ। मैं अभी सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला, हल्की सी रोशनी हुई, मगर फिर दोबारा अंधेरा हो गया। सामने से आने वाली एक औरत थी। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। मुझसे उसने एक भी बात नहीं की। वैसे भी अंधेरे में मैं उसे देख नहीं पाई। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत प्यासी थी। प्यास के मारे मेरा गला खुश्क हो रहा था। उसने मुझे पानी पिलाया जो मैंने एक ही सांस में पी लिया
वो पानी पीते ही मुझ पर नींद सी छा गई। मैं फिर गहरी नींद में सो गई। उसके बाद मेरा हाल ऊपर वाला ही जानता है। जब मेरी आंख खुली तो फिर वही कमरा, तन्हाई और अंधेरा देखकर मेरा जी घबरा गया। मैं भगवान से अपने पापों की माफी मांगने लगी। सच पूछो तो वो कमरा मुझे किसी काले पानी की जेल से कम नहीं लग रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, मगर कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाजें देना शुरू की, मगर लगता था जैसे इस घर में कोई भी नहीं है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ये कमरा बिल्कुल खाली। इसमें ना तो बिस्तर था और ना ही कोई दूसरा सामान। इस ठंडे फर्श पर लेटे लेटे अब तो मेरी हड्डियां दुखने लगी थी। मुझे यहाँ आए हुए न जाने कितने दिन गुजर चुके थे। मैंने कमरे की दीवारों को हाथ लगाया तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे ही घर का कमरा हो। घबराहट की वजह से मेरे पसीने छूट चुके थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि यहाँ हो क्या रहा है। जब मुझे होश आया तो मैं लड़खड़ा कर खड़ी हुई। हिम्मत करके कमरे में मौजूद स्विच पर मेरा हाथ पड़ा तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मुझे याद आया ये तो हमारे ही घर का पिछला कमरा है, जहां हम लोग गर्मियों में दोपहर के वक्त सोया करते थे। मगर इन दिनों सर्दियां अभी अभी खत्म हुई थी, इसलिए इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। फिर उसी वक्त घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने फिर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। तब किसी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बिमला बाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने मुझे नफरत से देखा और बोली, तुम जैसा जालिम कोई नहीं हो सकता। दिल तो चाहता है कि तुम्हें यहाँ से कभी ना निकालूं, मगर छोटी मालकिन ने मुझे खुद कहा है कि तुम पर इतना जुल्म करना अच्छा नहीं। ओह, तो यहाँ मुझे तुमने बंद किया था। मैंने बिमला बाई को चुटिया से पकड़ लिया। इतने में दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। बिमला दरवाजा खोलने चली गई। मेरी नजर अंदर जाते ही मेरे बेटे और बहू पर पड़ी, जिन्हें देखकर मेरी नजरें शर्मिंदगी से झुक गई। मेरे बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की, जिस पर मुझे थोड़ी हैरत हुई, मगर मैं चुपचाप बहू के पीछे उसके कमरे में चली गई। देखा तो वो दर्द से करहा रही थी। बिमला उसका ख्याल रख रही थी, उसे पानी और दवा ला कर देती और कभी उसकी टांगें दबाती। मैं खामोश खड़ी थी। अभी तक ना ही बहू ने मुझसे बात की थी और ना मैंने। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी बहू को अपनी तरफ से मार दिया था। उसके बाद उसके जिंदा बचने के चांस कम ही थे, मगर ये क्या, मेरी बहू तो बिल्कुल ठीक ठाक है। बिमला बाई के जाने के बाद मैंने अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और नफरत भरे अंदाज में बोली, अब क्यों पूछ रही हैं? आप तो चाहती थी ना कि मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। जानती हो उस रात क्या हुआ था? बहू ने मुझसे सवाल किया। क्या हुआ था बेटी? मेरा दिल धड़क रहा था। जानती थी कि उसे मेरी सारी हकीकत पता चल चुकी है। मेरे पास बिमला पानी लाई। मैं उस वक्त सब सुन रही थी। आप ही ने उसे नींबू लेने आंगन में भेजा था। मैंने तुम्हें उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा कि आप गिलास में कुछ मिला रही हैं, मगर फिर मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है। बिमला बाई पानी लेकर आई तो पानी का रंग और स्वाद कुछ अजीब सा था। मैंने एक घूंट भरा और फिर बिमला बाई को शोर मचाने का कहा। बिमला एकदम मेरे कहने पर चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसके बाद हैरत मुझे तब हुई जब आपने भी उसी समय चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। अगर आप इन सब बातों से अनजान होती तो आप जरूर मेरी खबर लेने आती। आप पूछती क्या हुआ, ये तकलीफ तुमको कैसे हुई, मगर आप तो पहले से ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपने सच में पानी में कुछ मिलाया था। बिमला तो पहले से ही जानती थी कि आपने मेरे खिलाफ क्या साजिश रचाई है, और उस दिन तो उसे भी अंदाजा हो गया था। वो जानती थी अब आप कोई ना कोई नाटक जरूर करेंगी, इसलिए उसने आपके सर पर डंडा मारकर आपको बेहोश कर दिया था, ताकि आप मेरी डिलीवरी के इमरजेंसी हालात में और कोई हंगामा खड़ा करके तूफान न मचा दे। मैं सब कुछ जानती हूँ माँ जी। मुझे आपकी एक एक हरकत की खबर है कि कैसे आप मेरा घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने आप कैसे भूल जाती हैं कि आप भी कई बेटियों की माँ हैं। मेरी बहू मुझे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं जो पहले अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी, अब उसके द्वारा ये सब कहने पर और भी शेर बन गई। उसकी इन सारी बातों ने मेरे गुस्से को हवा दी। सोचा कि अपने बेटे को अपनी बातों से जाल में फंसाने का यही सही मौका है।
मैं तुरंत अपने बेटे के पास गई और उससे सारी बात कह डाली कि तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगाया है। मैंने पानी में कुछ नहीं मिलाया। जो ये कह रही है वो सरासर गलत है। भला कोई सास अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों करेगी? बात तो मेरी भी सही थी, मगर मेरी बदकिस्मती कि बिमला बाई ने सारा भांडा फोड़ दिया। उसने ना सिर्फ मेरी बहू को बल्कि मेरे बेटे को भी मेरी एक एक बात बता दी। शायद बिमला जमीर बेचने वालियों में से नहीं थी। मेरे रुपये पैसे उसको नहीं रोक सके और उसे जो कहना था उसने वो कहकर ही दम लिया। मगर मेरे बेटे ने एक नौकरानी की बात पर यकीन करके मुझसे बातचीत बंद नहीं की, बल्कि उसने इस बात की सच्चाई उर्मिला से भी पूछ ली थी। इस सब की वजह से और तो कुछ ना हुआ, मैं अपने बेटे की नजरों में गिर गई हूँ। अब घर के एक कोने में बैठी रहती हूँ। मेरा बेटा मुझसे बात तक नहीं करता, ना ही मेरी बहू मुझे तवज्जो देती है। एक बिमला थी जो मुझसे बात कर लेती थी, मगर अब तो उसने भी मुझसे मुंह फेर लिया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, किससे अपना दर्द कहूं और अपने बेटे को खुश करने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं कि वो सब कुछ भूलकर पहले जैसा हो जाए। मुझसे अब इस उम्र में और दुख बर्दाश्त नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।